दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉशिंगटन सम्मेलन और उसका जापान पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर जापान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसी में वॉशिंगटन सम्मेलन को भी पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या करें, इसको फिक्स कर लीजिए आप लोग। वॉशिंगटन सम्मेलन का जापान में क्या प्रभाव पड़ा था? ये जो वॉशिंगटन सम्मेलन है, ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया था। कुल 9 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसमें कुछ संधियां की गई थी जो जापान के लिए किया गया था। क्यों? क्योंकि जो प्रशांत महासागर है या फिर जो पूर्वी एशिया है, वहाँ पर क्या तो जापान का जो साम्राज्यवादी नीति है, उसने क्या अपने साम्राज्य को बहुत ही बढ़ा लिया था और बहुत ही वो शक्तिशाली बन गया था, जिसके कारण जो ब्रिटेन जैसे देश है, जो अमेरिका जैसा देश है, उसको खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि जापान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा था। जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी के औपनिवेशिक क्षेत्र थे प्रशांत महासागर में, चाइना में, वहां पर कब्जा किसने कर लिया? जापान ने कर लिया। तो ये सब देखते हुए जो यूरोपीय देश है, जो अमेरिका है, उसने फैसला लिया कुछ संधियां की जाए, प्रशांत महासागर को शांत रखने के लिए कुछ संधियां की जाए, और उसी को वॉशिंगटन सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, डिटेल में इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। आपको 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अभी तक चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। एक परिचय लिखा है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव या फिर परिवर्तन आया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन आया। युद्ध के कारण अनेक देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। युद्ध, अब पता है कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा था आपका जो धुरी राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, इटली, रसिया, और जो धुरी राष्ट्र है उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे साम्राज्य थे। तो इन यूरोपीय देशों के बीच में क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। बाद में जापान इसमें कूदा था, और क्यों कूद गया उसके बारे में पिछले क्वेश्चन आपको बता चुकी है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि तथा समुद्री हथियारों और सैन्य प्रतिस्पर्धा में तेजी से वृद्धि हो रही थी, और सभी जो देश है वो चाहते थे कि समुद्री हथियार हम बनाएं, सैन्य को आधुनिक बनाएं। ठीक है, इसके लिए क्या तो कंपटीशन लगा हुआ था। लोग क्या एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे कि मेरा सबसे बेहतर होगा, मेरा सबसे बेहतर होगा। विशेष रूप से प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया में जापान की बढ़ती शक्ति अमेरिका और ब्रिटेन के लिए चिंता का विषय बन गई थी। क्योंकि जो प्रशांत महासागर है वहां पर क्या तो पूरा तहल पहल किसका था? जापान का था। जितना भी जर्मनी का उपनिवेशिक क्षेत्र था उस पर कब्जा किसका था? जापान का था। जो चाइना वाला क्षेत्र उस पर कब्जा किसका था? जापान का था। जो कोरिया था उस पर कब्जा किसका था? जापान का था। मतलब जो पूरा प्रशांत महासागर था, या फिर जो उत्तर, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, जो एशिया है, उस पर किसका कब्जा था? उसका जापान का उस पर कब्जा था। और इसी कारण जो यूरोपीय शक्ति जैसे कि ब्रिटेन हो गए, ठीक है, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इस पर क्या है तो चिंता जता रहे थे कि अगर ये देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा होगा। अगर हम वहां पर व्यापार करने के लिए जाएंगे तो हमको किससे पूछना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए हमारा एक गांव है और यहाँ का कोई मुखिया है या फिर कैसे तो बहुत ही बड़ा आदमी, तो कोई भी दूसरे गांव से यहाँ पर कोई आएगा कुछ काम करे तो इससे पूछेगा ना कि आपके गांव में हम ये काम कर सकते हैं? ये मना कर देगा। उसी तरह से जापान हो गया था। तो प्रशांत महासागर में जापान बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन और प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया था। इससे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों को डर था कि भविष्य में जापान एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उनके हितों को चुनौती दे सकता है। जैसे वहां पर तो जो ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, ठीक है, सारे देश वहां पर जाएंगे व्यापार करने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो भविष्य में आने वाला समय है उसमें हमें जापान जो वो चुनौती देने लगे, ठीक है, हमें व्यापार में वो चुनौती देने लगे। इसके लिए क्या था, उसमें डर था। इन्हीं परिस्थितियों में 1921-22 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे वॉशिंगटन सम्मेलन कहा जाता है। और इसी को वॉशिंगटन सम्मेलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका के ही राजधानी वॉशिंगटन डीसी में या फिर वॉशिंगटन में क्या तो इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यहीं के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुद्री हथियारों की होड़ को रोकना, प्रशांत क्षेत्र में शांति संतुलन बनाए रखना और पूर्वी एशिया के विवादों को नियंत्रित करना था। और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? जो प्रशांत महासागर में तहल पहल मचा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको शांत रखना, ठीक है, उस चीज को रोक शांत करना। और जो नौसेना का होड़ चला हुआ है कि नौसेना सबसे ज्यादा मेरा मजबूत रहेगा, जो नौसैनिक है वो मेरा सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा, ये जो होड़ चला है उसको रोकना, ठीक है, और जो शक्ति संतुलन उसको बनाए रखना। ठीक है, इसके लिए क्या तो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वॉशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन जापान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे जापान की विदेश नीति, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह सम्मेलन किया गया था 9 देशों के बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा घाटा किसको हुआ था? वो हुआ था जापान को, क्योंकि जापान उस टाइम में बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका था।
लेकिन इसमें इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया, इतना ज़्यादा रोक लगा दिया कि जापान को कुछ करने का सूझ नहीं रहा था। और इसी प्रतिबंधों के कारण, इसी कह सकते हैं दबाव के कारण क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जन्म होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म होता है जापान के कारण। ठीक है, आगे दोस्तों हम देख लेते हैं वाशिंगटन सम्मेलन का परिचय। वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था, कैसे हुआ था। वाशिंगटन सम्मेलन 12 नवंबर 1921 ईस्वी से 6 फरवरी 1922 ईस्वी तक आयोजित किया गया था। ठीक है, 12 नवंबर से लेकर के 6 फरवरी 1922 तक ये आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, क्योंकि इतने बड़ा अगर आप फैसला ले रहे तो एक दिन में तो होगा नहीं, कई महीने लगेंगे, तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि 12 नवंबर से शुरू हुआ 1921 में और 6 फरवरी 1922 तक ये चला था। इस सम्मेलन में अमेरिका था, ब्रिटेन था, जापान था, फ्रांस, इटली, चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड और पुर्तगाल सहित कुल 9 देशों ने भाग लिया था। तो जो वाशिंगटन सम्मेलन, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 9 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। अमेरिका चाहता था कि प्रशांत महासागर में शांति बनी रहे और जापान की बढ़ती साम्राज्यवादी शक्ति को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जो पूरा प्रशांत महासागर है वो किसके कंट्रोल में जा रहा था, जापान के कंट्रोल में जा रहा था। वहां पर जो हल्ला गुल्ला वाला, जो तहल महल मचा रहा है, वो कौन मचा रहा है, जापान मचा रहा है, क्योंकि वहां पर जापान से ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है। तो इससे सबको डर था और इसी को कंट्रोल करने के लिए जो वाशिंगटन सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था। हम लोग समझते हैं सम्मेलन के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण संधियां की गई थी। जो ये सम्मेलन किया गया था वाशिंगटन सम्मेलन, इसमें मुख्य रूप से 3 संधियों को किया गया था। पहला संधि आपका 4 शक्ति संधि, दूसरा है 5 शक्ति नौसैनिक संधि और तीसरा है 9 शक्ति संधि। अब ये संधियां क्या है, तीनों को हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घबराना नहीं कि ये क्या है, आप बताए नहीं, तो हम सब कुछ बताएंगे। 4 शक्ति संधि क्या है ये भी बताएंगे, 5 शक्ति नौसैनिक संधि क्या है ये भी बताएंगे, और 9 शक्ति संधि क्या है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो इस सम्मेलन में ये जो 1921 में सम्मेलन किया गया था वाशिंगटन में, ठीक है, अमेरिका की राजधानी में, इस सम्मेलन में ये सारी क्या तो संधियां की गई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाशिंगटन सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे, क्यों किया गया था वाशिंगटन सम्मेलन, किस लिए किया गया था। तो पहला जो इसका उद्देश्य था वो था नौसैनिक हथियारों की होड़ को रोकना। हम आपको एक परमाणु प्रसार संधि के बारे में बताए थे, जहां पर क्या है तो जो परमाणु बम है उसको बनाने के रोक पर यह काम किया गया था। उसी तरह से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप वाशिंगटन सम्मेलन देख पा रहे हैं, ये किस लिए किया गया था, ताकि जो प्रशांत महासागर में तहल पहल उसको ठंडा किया जा सके, वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा युद्ध हो रहा है उसको रोका जा सके, शांति बनाया जा सके। ठीक है, और जो नौसैनिक हथियार बनाने का जो होड़ लगा हुआ है, जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसको रोका जा सके। तो पहला जो यहाँ पर उद्देश्य था वो यही था, नौसैनिक हथियारों की होड़ को रोकना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जापान अपनी नौसेनाओं को लगातार मजबूत कर रहे थे। इससे हथियारों की होड़ बढ़ रही थी और भविष्य में युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा था। सम्मेलन का उद्देश्य इस प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सभी ने देखा कि किस तरह से युद्ध होता है, किस तरह से अगर आपके पास हथियार ना हो, अगर आपके पास शक्ति ना हो, तो आपको कैसे मसल दिया जाएगा। तो उसके कारण जो बड़े बड़े देश थे, जो बड़े बड़े महाशक्ति थे, उन्होंने क्या किया, हथियारों पर जोर दिया, हथियारों को बनाने पर जोर दिया। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उद्देश्य वो है प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना। जो प्रशांत क्षेत्र है वहां पर शक्ति संतुलन बनाए रखना। जापान प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे कि जापान की शक्ति सीमित रहे ताकि क्षेत्र में संतुलन बना रहे। जापान जो है वो साम्राज्यवादी विस्तार का नीति अपनाया, ठीक है, विस्तारवादी नीति अपना करके क्या तो अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था। और यही चीज जो ब्रिटेन है, जो अमेरिका, वो नहीं चाहता था कि वहां पर अकेले कोई देश कब्जा कर ले और आने वाले टाइम में उसको चुनौती दे, जो पश्चिमी देश को चुनौती दे सके। तो इसको संतुलन करने का भी एक उद्देश्य था वाशिंगटन सम्मेलन का। तीसरा जो उद्देश्य था वो था चीन की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान ने चीन में अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया था। अमेरिका खुले द्वार की नीति, जिसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, जो हम आपको चाइना के इतिहास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अमेरिका खुले द्वार की नीति का समर्थन करता था। क्या करता था, समर्थन करता था इसका, जिसके अनुसार चीन में सभी देशों को समान व्यापारिक अवसर मिलने चाहिए। इसलिए सम्मेलन का उद्देश्य चीन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना भी था। जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन, वो चाहता था कि जो चाइना वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र रहने का मतलब ये है कि वहां पर सारे जो देश है वो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो जापान था, वो जापान का कहना था कि ये देश मेरा है, इस पर मेरा कंट्रोल है और जैसे चाहेंगे हम वैसे यहाँ पर व्यापार करेंगे और जैसे हम आपको बोलेंगे वैसे आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और यही जो चीज है वो ब्रिटेन और अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहता था कि जो ओपन डोर पॉलिसी वो चाइना में लागू रहे, मतलब सभी लोग जाकर वहां पर व्यापार कर सके। तो इस चीज को भी नियंत्रित करना इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा था। आगे दोस्तों देख लेते हैं वाशिंगटन सम्मेलन की प्रमुख संधियां। अब यहाँ पर हम जो 3 संधि आपको ऊपर बताए थे, उन संधियों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वाशिंगटन सम्मेलन की जो प्रमुख संधियां की गई थी वो क्या क्या थी और इसको कैसे, इसमें क्या क्या शर्त रखा गया था। तो जो पहला संधि वो है 4 शक्ति संधि। 4 शक्ति संधि 1921 में संधि की गई थी।
यह संधि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच हुई थी। इसको बोलते हैं चार शक्ति संधि। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। इस संधि के अनुसार प्रशांत महासागर में एक दूसरे के अधिकारों और क्षेत्रों का सम्मान करने पर सहमति हुई। मतलब इन चारों देशों में से कोई भी वहां पर व्यापार करेगा तो कोई उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस संधि के अनुसार प्रशांत महासागर में एक दूसरे के अधिकारों और क्षेत्रों का सम्मान करने की सहमति दिया गया। यदि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है। इस संधि का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि 1902 की आंग्ल जापानी संधि समाप्त हो गई। इससे जापान अपने सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय सहयोगी ब्रिटेन से अलग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, जो चार शक्ति संधि लागू किया गया 1921 ईस्वी में, तो जो 1902 का आंग्ल जापानी संधि था वो टूट गया खुद ही खुद, क्योंकि वहां पर अब कोई भी युद्ध नहीं होगा। जो भी अगर युद्ध जैसा कोई स्थिति उत्पन्न होता है तो बातचीत से ठीक करने के लिए कहा जाएगा। तो अगर कोई युद्ध होना ही नहीं तो ये जो संधि है कि अगर मेरे पर कोई आक्रमण करता है या फिर मेरा कोई संकट आता है तो आप मेरा मदद करेंगे, ब्रिटेन से। और जो जापान का संधि था वो तो खत्म हो गया क्योंकि अब युद्ध करना ही नहीं। तो ये बात कहा जा रही है कि यदि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है इन चार देशों में तो आपसी बातचीत से उसको सुलझाया जाएगा। और इस संधि का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि 1902 में जो आंग्ल जापानी संधि हुआ था वो समाप्त हो गया। इससे जापान अपने सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय जो सहयोगी था उसका ब्रिटेन, उससे वो अलग हो गया। दूसरा जो संधि किया गया था वो था पांच शक्ति नौसैनिक संधि। पांच शक्ति नौसैनिक संधि 1922 ईस्वी में यह संधि किया गया। यह सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली शामिल थे। पांच शक्ति नौसैनिक संधि इसलिए इसको कहा जाता है। इस संधि के अनुसार युद्ध पोतों की संख्या और नौसैनिक शक्ति को सीमित किया गया। नौसैनिक अनुपात इस प्रकार निर्धारित किया गया। अब इसमें क्या है, तो इस संधि में कौन कितना नौसेना रख सकता है इसके बारे में क्या है तो डिस्कस किया गया। ठीक है, पांचों देशों मिलकर के, जो आपका पांच देश है फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये क्या करते हैं, तय करते हैं कि कितने युद्धपोत रख सकते हैं, कितनी संख्या में युद्धपोत रख सकते हैं और कितने नौसैनिक शक्ति को रख सकते हैं। जैसे कि अमेरिका 5 युद्धपोत रख सकता है, ब्रिटेन 5 युद्धपोत रख सकता है, जापान 3 रख सकता है, फ्रांस 1.75 मतलब 2 से कम, और इटली कितना रख सकता है तो 2 से कम। तो इस तरह से क्या था, इसका निर्धारण किया गया था। इसका अर्थ था कि जापान की नौसैनिक शक्ति अमेरिका और ब्रिटेन से कम रखी जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे जो ब्रिटेन है वो 5 रखेगा, जो अमेरिका है वो 5 रखेगा, जो जापान है वो 3 रखेगा, और जो इटली और ये सब है कितना रखेगा वो पौने दो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जापान का नौसैनिक शक्ति है वो अमेरिका और ब्रिटेन से कम रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशांत महासागर में नए सैन्य अड्डों के निर्माण पर कुछ सीमाएं लगाई गई। अब कोई भी क्या है, ऐसे नहीं है कि जहां पर आप क्या है सैन्य अड्डा लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ सीमाएं रखी गई कि पूछना पड़ेगा, कह सकते हैं सबसे क्या है तो मान्यताएं प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर वहां पर क्या है तो सैन्य अड्डों को निर्माण किया जा सकता है। तो इस कुछ संधियां यहाँ पर बनाई गई थी। तीसरा जो हम लोग संधि देखेंगे वो है नौ शक्ति संधि। नौ शक्ति संधि 1922 में ये किया गया था। इस संधि में 9 देशों ने भाग लिया। इसमें चीन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमति हुई। क्या कहा जा रहा है कि इस संधि में 9 देशों ने भाग लिया था। इसमें चीन की स्वतंत्रता के बारे में, संप्रभुता के बारे में और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में सम्मान पर सहमति हुई थी। सभी देशों ने चीन के समान व्यवहारिक अवसरों को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य किसी एक देश, विशेषकर जापान के अत्यधिक प्रभाव को रोकना था, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, जापान का था। चाइना में ब्रिटेन का भी प्रभाव था, फ्रांस का भी प्रभाव था, ठीक है, इटली का भी प्रभाव, जर्मनी का, मतलब सारे देशों का क्या तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें था, लेकिन ज्यादा किसका, जापान का था। जैसे हमारे देश में क्या है तो अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा किए थे, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं। चाइना में बहुत सारे देश है जिन्होंने थोड़े थोड़े भागों पर क्या है तो कब्जा कर रखा था, वहां पर व्यापार करते थे, वहां पर अपने प्रशासनिक तरीके से चलाते थे। तो इसी चीज को कम किया गया कि सारे देश इसको स्वतंत्र करें और सारे देश क्या करें, सहमति से क्या यहाँ पर क्या तो व्यापार कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना को स्वतंत्र करना है, इसका मतलब ये था कि जो वहां पर जापान का प्रभाव उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये हमने तीनों संधियों को समझ लिया। आगे हम लोग वाशिंगटन सम्मेलन के कुछ जो जापान का प्रभाव है उसको देख लेते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन का जापान पर क्या प्रभाव पड़ा, जो जापान देश है वाशिंगटन सम्मेलन का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है जापान की नौसैनिक शक्ति पर नियंत्रण। 5 शक्ति संधि के कारण जापान को अपनी नौसेना सीमित करनी पड़ी। जापानी राष्ट्रवादियों और सैन्य अधिकारियों को यह व्यवस्था अपमानजनक लगी, क्योंकि जापान को अमेरिका और ब्रिटेन से कम नौसैनिक शक्ति दी गई थी। इससे जापान में असंतोष बढ़ा और सैन्यवादियों ने पश्चिमी देशों के प्रति विरोध की भावना विकसित की। जहां पर सारे देश क्या है तो अगर मान लीजिए बराबर शक्तिशाली हैं तो सभी को बराबर नौसेना रखने का या फिर बराबर सेना रखने का क्या है तो अधिकार देना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, वो 5-5 रखेगा और आप रखेंगे 3। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग छोटे लोग हैं। ठीक है, तो जापान को भी यही लगा कि हमारे साथ गद्दारी हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है। इसके कारण क्या तो असंतोष बढ़ा। दूसरा जो प्रभाव देखने को मिला वो है आंग्ल जापानी संधि का अंत, जो 1902 में
अंग्रेजों मतलब ब्रिटेन और जापान के बीच जो संधि हुआ था उसका खुद ही क्या तो अंत हो गया। चार शक्ति संधि के कारण ब्रिटेन और जापान की पुरानी मित्रता समाप्त हो गई। इससे जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक अलग थलग पड़ गया। जापान को लगा कि अब ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ मिलकर उसकी शक्ति को सीमित करना चाहता है, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रिटेन में चाहता था कि उसका अकेले क्या है तो वहां पर दबदबा चल रहा है, जिसको कम करना जरूरी है। ब्रिटेन और अमेरिका का यही सोच था। तीसरा जो प्रभाव देखने को मिला हुआ है चीन में जापान के प्रभाव पर रोक। चीन में जापान के प्रभाव को रोका गया। नौ शक्ति संधि के कारण जापान चीन के मनमाने ढंग से विस्तार नहीं कर सकता था। जब जापान है वो चीन में अब क्या मनमाने ढंग से विस्तार नहीं कर सकता था। हालांकि जापान ने चीन में अपना प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। हम आपको क्या बोले थे कि जो चाइना है उस पर सबसे ज्यादा दबाव किसका था, किसका प्रभाव था, जापान का। और जो नौ शक्ति संधि था उसके कारण सारे जो 9 देश थे जो वाशिंगटन सम्मेलन में भाग लिए थे, वो सारे देश क्या करते हैं तो चाइना में जाकर के व्यापार कर सकते हैं खुले तौर पर, उस पर किसी का दबाव नहीं रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि जो जापान का प्रभाव है चाइना पर वो कम किया जा सके। आगे हम लोग इसका प्रभाव देख लेते हैं, जापान पर क्या प्रभाव पड़ा। वो है जापान में सैन्यवाद का विकास हुआ। वाशिंगटन सम्मेलन के बाद जापान के सैन्य नेताओं और राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ गया। उन्हें लगा कि पश्चिमी देश जानबूझकर जापान की शक्ति को सीमित कर रहे हैं। इसी कारण जापान में सैन्यवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। आगे चलकर यही मानसिकता मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में और द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा में जापान को ले गई। आपको हम बताए थे कि जो भारत सत्तावादी जापान में चला था उस टाइम से लेकर के अभी तक क्या चल रहा है, जब तक 1868 तक जब तक मेजी पुनर्स्थापन नहीं हुआ तब तक क्या है तो जो शिकागो है मतलब कैसे जो सेनापति ठीक है उसका हुक्म चलता था। जो राजा वो सिर्फ नाम का होता था। फिर जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ तो राजा के पास सारी शक्ति हो गई, और राजा के पास जब शक्ति गया तो देश का विकास हुआ। लेकिन जब ये संधियां की गई, जब वाशिंगटन सम्मेलन हुआ, उसके बाद से जापान को नीचे दिखाया गया और जापान ने क्या किया, फिर से उसी रास्ते को अपना लिया और फिर से सेना को बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि अब जो करेगा सेना ही करेगा, मारा पीटा होगा तो होगा। तो जापान में सैन्यवाद का विकास शुरू हो गया और उसने फिर से कब्जाना शुरू कर दिया क्षेत्रों को। पांचों जहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता हुआ है कुछ समय के लिए शांति और स्थिरता। जब ये सारी संधियां की गई तो कुछ समय के लिए क्या है तो बस शांति और स्थिरता रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। हालांकि जापान में असंतोष था, फिर वाशिंगटन सम्मेलन के कारण कुछ समय तक प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी रही। नौसैनिक प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण लगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला। क्योंकि दबाव बढ़ रहा था जापान के ऊपर तो उन्हें कुछ समय तक शांत रहना चाहा। छठा हम लोग यहाँ पर प्रभाव देखेंगे जापान की विदेश नीति में परिवर्तन। सम्मेलन के बाद कुछ समय तक जापान ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक विदेश नीति अपनाई। इसे वाशिंगटन प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि वाशिंगटन सम्मेलन में कहा गया था उसी तरह से इसने काम किया कुछ समय तक, लेकिन बाद में आर्थिक संकट और सैन्यवाद के बढ़ने के कारण जापान फिर से आक्रामक नीति और बढ़ गया। जैसे जैसे आर्थिक संकट, क्योंकि अब ये उतना व्यापार नहीं कर पा रहा था, सभी लोग क्या है तो बराबर हो गए थे, तो क्या है इसमें आर्थिक संकट आ गया, सैन्यवाद बढ़ गया था। इसी कारण फिर से क्या किया, आक्रामक नीति अपनाया, साम्राज्यवादी नीति को अपनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि वाशिंगटन सम्मेलन का महत्व क्या रहा। पहला जो महत्व देखने को मिलता है वह हथियारों की होड़ पर नियंत्रण मिल गया। जो वाशिंगटन सम्मेलन किया गया था उसके कारण क्या तो जो हथियारों का होड़ लगा हुआ था कि हम बनाएंगे इस पर नियंत्रण रहा। यह विश्व इतिहास का पहला बड़ा प्रयास था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौसैनिक हथियारों को सीमित किया गया। दूसरा जो महत्व देखने को मिलता है प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी शांति। सम्मेलन के कारण कुछ वर्षों तक अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बीच तनाव कम हुआ। मतलब जो जापान उसने कुछ समय तक क्या तो वहां पर शांति बनाए रखा। तीसरा जो महत्व देखने को मिलता है वो जापानी सैन्यवाद की पृष्ठभूमि। हालांकि सम्मेलन का उद्देश्य शांति था, लेकिन जापान में इसे अपमान के रूप में देखा गया। इसे सैन्यवाद और राष्ट्रवाद को बल मिला। इसके कारण क्या तो सैन्यवाद मतलब कह सकते हैं कि सैन्यवाद का मतलब क्या है, जहाँ पर अब सेना ही फैसला लेगा। ठीक है, सैन्यवाद का मतलब है जहाँ पर जो राजा वो क्रूर हो जाएगा, अब सेना के बात को मानेगा और उसी तरह से सिर्फ मार काट करेगा, युद्ध पर ध्यान देगा, तो उसको बोलते हैं सैन्यवाद। और राष्ट्रवाद मतलब जब देश से लोग प्यार करते हैं कि हमारे देश को अपने नीचे दिखाया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो इसका बल मिला। चौथा जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाशिंगटन सम्मेलन ने यह दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत और समझौते के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वाशिंगटन सम्मेलन 1922 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, जिसका उद्देश्य नौसैनिक हथियारों की होड़ को रोकना, प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना और चीन की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। इस सम्मेलन ने जापान की नौसैनिक शक्ति और साम्राज्यवादी विस्तार को सीमित किया। हालांकि इससे कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई, लेकिन जापान में असंतोष और सैन्यवाद बढ़ा, और यही कारण है जिसके कारण आपको द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी कभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बनाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।